हाय कुडर, ये हमारा CSS से रिलेटेड 47 ट्यूटोरियल है और इसमें हम सीडो क्लासेस सिलेक्टर को पढ़ेंगे। हमसे सीडो क्लासेस सिलेक्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसका पार्ट 1 हम अपनी पहली वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल रहा होगा, आप मेरा वो पार्ट 1 भी देख लें। एंड इसमें हम पार्ट 2 में देखेंगे जो हमारी वैल्यूज बच चुकी थी। हम फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, nth चाइल्ड यहाँ से लेकर हम टारगेट तक कवर कर चुके थे अपने पार्ट 1 में, क्योंकि ये बटन से रिलेटेड थी और कुछ एंकर से रिलेटेड वैल्यूज थी। और नेक्स्ट हम फोकस से अपनी आज की वीडियो में कवर करके लास्ट रूट तक कवर करेंगे। ये फोकस फॉर्म पर लगता है, तो इसलिए हमने इसको पार्ट 2 में कन्वर्ट कर दिया था। अब हम पार्ट 2 में यहाँ पर फोकस से वैल्यू देखेंगे। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड पे चलते हैं कोड के लिए। तो यहाँ पर मैं विजुअल स्टूडियो कोड पर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने एक फॉर्म तैयार कर लिया है। यहाँ पर एक नेम लिखा, उसका फादर डाल दिया, एज, ईमेल एंड हॉबीज कुछ रखी है, जेंडर का लगा दिया, कंट्री एंड लास्ट में सबमिट का बटन। मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। हमें ये इसका आउटपुट मिल रहा है। अब इस पर मैं जो नेक्स्ट हमारी सीडो क्लासेस थी जो हम अभी देख लेते हैं। यहाँ पर फोकस, हम फोकस को लगाते हैं। फोकस किस तरह से काम करता है? फोकस इस तरह से काम करता है, हम यहाँ पर ऊपर स्टाइल के टैग में आकर लिख लेते हैं। ये इनपुट पर ही काम करते हैं, तो हम लिख लेते हैं इनपुट फोकस। इसका बॉर्डर हम चेंज कर देते हैं, मगर आपको मैं बता भी देता हूँ ये किस तरह से काम किस तरह से करेगा। सॉलिड रेड कर देते हैं और यहाँ पर अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो फोकस इस तरह से काम करता है कि जिस इनपुट फील्ड पर फोकस हुआ हो, जिस इनपुट फील्ड पर क्लिक हुआ हो, उसका बॉर्डर अब रेड हो जाएगा। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये 2 पिक्सल का कम में नजर नहीं आ रहा, थोड़ा मैं इसको बढ़ा देता हूँ, 10 पिक्सल का कर देते हैं। और यहाँ पर आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ और ये आप देख सकते हैं ये बॉर्डर लग गया। और जैसे ही मैं इस पर फोकस हटाऊंगा ये रिमूव भी हो जाएगा। या मैं इस पर करूंगा इस पर आ जाएगा, मैं एज पर करूंगा इस पर आ जाएगा, मैं ईमेल पर करूंगा इस पर आ जाएगा। लेकिन ये जो फोकस हमारा चेक बॉक्स एंड जो हमारा रेडियो बटन उस पर काम नहीं करता। ये आप देख सकते हैं ये उस पर काम नहीं करेगा, ये जस्ट इनपुट फील्ड पर ही काम करता है। और ये यहाँ पर सबमिट पर काम करता है। यहाँ पर मैं अभी सबमिट पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देख सकते हैं लग गया। इस तरह से ये हमारा काम करता है। मैं यहाँ पर सबमिट पर आकर टैब से आपको बता भी देता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लग गया। इस तरह से ये हमारा फोकस इनपुट फील्ड पर लगता है। और नेक्स्ट हमारा चेक्ड, चेक्ड किस तरह से काम करता है मैं इसका आपको बताता हूँ। हम अभी के लिए हमने पढ़ा था इनपुट, जो हमने फोकस करना चाह इनपुट फील्ड को, लेकिन उसमें ये रेडियो और चेक नहीं हो रही। अब इस रेडियो और चेक को करने के लिए हमारे पास एक आता है सिलेक्टर, इस सीडो सिलेक्टर आता है चेक नाम से। अब चेक यूज होता है रेडियो बटन के साथ, यहाँ पे चेक बॉक्सेस के साथ। मैं यहाँ पर आकर एक एट्रीब्यूट लगाता हूँ। हमने जो लास्ट में अपना एट्रीब्यूट पढ़े थे, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, वहां पर हमने इसको पढ़ा था। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि वो इनपुट को टारगेट करना है जिसकी जो वैल्यू है वो यहाँ से हम उठा लेते हैं चेक बॉक्स को, उसकी वैल्यू चेक बॉक्स हो, यहाँ पर इक्वल टू होना था, या उसकी वैल्यू चेक बॉक्स हो तो उस पर बॉर्डर लगा देना। अब भी देखना यहाँ पर बॉर्डर नहीं लगेगा। अब लगेगा क्यों नहीं, क्योंकि अभी नहीं आपको भी बता दिया था इस पर डायरेक्ट बॉर्डर तो लगता नहीं। हम यहाँ पर इस तरह से करते हैं, बॉक्स शेडो लगा देते हैं। मैं यहाँ पर बॉक्स शेडो लगाता हूँ, मैं 0 कर देता हूँ, 0 और 0। आपने मेरी ये इस पर नहीं मेरा ट्यूटोरियल देखा बॉक्स शेडो पर, तो आप मेरा वो ट्यूटोरियल पे जाकर देख लें, जिस तरह से आपको पता चल जाएगा कि हम बॉक्स शेडो किस तरह से लगा सकते हैं। ये मैंने अभी उसकी वैल्यू 0 0 कर दी है और उसको सेपरेट 3 पिक्सल से कर दिया। ये 0 0 x एंड y से मैंने 0 0 उसको वैल्यू कर दिया है और 3 पिक्सल का मैंने इसको फैला दिया एंड इसको कलर जो मैंने रेड दे दिया। और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देख सकते हैं ये सब पर लग गया। लेकिन मैं चाहता हूँ जब इस पर क्लिक हो देन ही इस पर जो हमारा बॉक्स शेडो आए। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो अभी वैल्यू थी, वैल्यू की बात कर रहे थे चेक्ड, हम यहाँ पर कॉलन लगाने के बाद यहाँ पर लिख देंगे चेक्ड। और अब देखना मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तभी इस पर बॉर्डर आएगा, इस पर बॉक्स शेडो आएगा, सॉरी। अब देख सकते हैं इसी तरह से हम रेडियो पर भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर रेडियो लिख दूंगा तो अब ये रेडियो के लिए काम करेगा। अब मैं रेडियो पर भी क्लिक करता हूँ तो रेडियो पर भी आ गया। इस तरह से हम रेडियो पर भी बॉर्डर लगा सकते हैं और चेक बॉक्स पर भी बॉर्डर लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम वैल्यूज को पढ़ते हैं, डिसेबल्ड एंड इनेबल्ड। ये किस तरह से काम करते हैं हम इसको भी देखते हैं, देख लेते हैं। जो इनेबल एंड डिसेबल्ड, इनेबल किस तरह से काम करता है, हम अगर किसी इनपुट टैग को यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर ये हम
यहाँ पर ये वाला टैग जो हमारा इनपुट टैग है मैं इसको कर देता हूँ डिसेबल। डिसेबल ये वैल्यूज होती है HTML का एट्रीब्यूट होता है टैग का। अब मैं इस पर रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये डिसेबल हो गया। अब आप देख सकते हैं ना मैं इस पर कुछ लिख सकता हूँ ना इसका कोई काम कर सकता हूँ। तो अब हम अगर यहाँ पर आकर फोकस वाली क्लास जो हमने अभी किया था मैं यहाँ पर करता हूँ इनपुट और उसकी जिसकी टाइप हो हमारे पास टेक्स्ट। टेक्स्ट जिसकी टाइप हो उसको जो उस पर बॉर्डर लगा दो। हम यहाँ पर उसका बॉर्डर लगाते हैं 3 पिक्सल सॉलिड ब्लू कर देते हैं और यहाँ पर ब्लू किया और अब आप देखना मैं ब्लू कर दिया और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देखते हैं यहाँ पर दोनों की टाइप टेक्स्ट तो दोनों पर लग गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जिसकी टाइप इनेबल हो जो इनेबल जिसमें लिखा जा सका हो सिर्फ उस पर बॉर्डर लगे तो उसके लिए यहाँ पर मैं आकर कॉलन लगाकर इनेबल लिख दूंगा। यहाँ पर मैं इनेबल लिख दूंगा तो अब आप देखना मैं जस्ट हमारा जो इनेबल है उसी की टाइप उसी पर बॉर्डर लगेगा क्योंकि उसकी टाइप टेक्स्ट है। अगर मैं यहाँ पर किसी और की टाइप टेक्स्ट डालता हूँ मैं इस ईमेल की टाइप टेक्स्ट डाल देता हूँ तो अब देखना ये ईमेल को भी इनेबल है तो ईमेल पर भी कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अब इसको मैं ईमेल ही कर देता हूँ और अगर यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं डिसेबल की मैसेज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर डिसेबल लिख दूंगा और अब देखना मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये डिसेबल है जस्ट उसी पर बॉर्डर लगा। ये हमारा होता है इनेबल एंड डिसेबल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिक्वायर्ड एंड ऑप्शनल। रिक्वायर्ड एंड ऑप्शनल किस तरह से काम करता है हमारा हम किसी भी इनपुट टैग को रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं कि जिसके बगैर फॉर्म सबमिट ना हो। मैं अभी के लिए यहाँ पर ये नेम वाली को कर देता हूँ रिक्वायर्ड। हम यहाँ पर आकर लिख देते हैं जस्ट रिक्वायर्ड लिखते हैं और मैं यहाँ पर ईमेल को भी रिक्वायर्ड कर देता हूँ। मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड करना था रीड ओनली लिख दिया रिक्वायर्ड कर दिया। अब देखना मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो अभी के लिए जो बटन मैंने लगाया होता अब देखना अगर मैं सबमिट करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड का नेम जरूरी है मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखकर रिफ्रेश करूंगा तो ये सबमिट भी आएगा। सबमिट करूंगा तो ये सब आएगा ईमेल पर भी ईमेल को भी डालना जरूरी है। इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड काम करता है। अब हम रिक्वायर्ड से भी सीसेस कर सकते हैं। यहाँ पर बताने के लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि जो इनपुट की टाइप यहाँ पर कॉलम में लिख देता हूँ रिक्वायर्ड है जो इनपुट की टाइप रिक्वायर्ड है उनका बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ब्लू कर दो और उसका मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकता हूँ। हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर करते हैं अभी के लिए रीड कर देते हैं और यहाँ पर मैं आकर रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं ये मैंने नेम और ईमेल को रिक्वायर्ड किया हुआ था तो इस तरह से यूजर को पता चल जाएगा कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है इनके बगैर काम नहीं होगा इनके बगैर फॉर्म सबमिट ही होगा। और ऑप्शनल वो होती है जो दूसरी फील्ड है जिनके बगैर फॉर्म सबमिट हो भी सकता है उसके लिए भी हम सीएसएस कर सकते हैं। हम यहाँ पर जस्ट लिख सकते हैं ऑप्शनल और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये बाकी वाली फील्ड सेलेक्ट हो जाएगी। ये होता है हमारे पास रिक्वायर्ड एंड ऑप्शनल। अभी जो हमारी नेक्स्ट वाली वैल्यू थी इन रेंज एंड आउट ऑफ रेंज हम इनको भी पढ़ लेते हैं। अब ये इन रेंज एंड आउट ऑफ रेंज जस्ट टाइप जिसकी टाइप नंबर होगी जिस इनपुट की टाइप नंबर होगी जो उसी के साथ काम करता है क्योंकि ये वहां पर ही इसको डिफाइन किया गया है। मैं आपको बता भी देता हूँ ये किस तरह से काम करता है। मैं अभी यहाँ पर हमने एक यूज किया था ये वाली नंबर की टाइप। यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि मिनिमम वैल्यू 10 से शुरू होगी और मैक्सिमम 20 तक जाएगी। अब हम यहाँ पर आकर इसकी सीएसएस कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं इनपुट कॉलन इन रेंज और मैं अभी यहाँ पर बॉर्डर कर देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कर देते हैं और जो इसका बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं यहाँ पर ये वाला और अब देखना मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और ये अभी इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी ग्रीन हो गया और उसका बॉर्डर भी ग्रीन लग गया। अब देखना यहाँ पर जैसे ही 20 से ऊपर जाऊंगा तो 20 से ऊपर तो जाएगा नहीं लेकिन अगर यूजर खुद से लिखेगा यहाँ पर 30 तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने बॉर्डर लगाया था वो हट गया। मैं यहाँ पर एरर दिखाने के लिए हम यहाँ पर आउट ऑफ रेंज लगा सकते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं इनपुट कॉलम आउट ऑफ रेंज और उसके लिए हम अलग से लगा लेते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड हो जाए एंड उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो पिंक हो जाए जिससे यूजर को पता चल जाए कि यहाँ पर एरर आ गया। यहाँ पर इससे ज्यादा वैल्यू हम डाल ही नहीं सकते। मैं यहाँ पर आप बताता हूँ अगर यहाँ पर इस तरह से यूजर डालेगा तो 20 से ऊपर तो नहीं जाएगा लेकिन अगर यूजर खुद से लिखेगा यहाँ पर अगर यूजर 4 लिख देगा देन भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पिंक कलर इसका हो गया। यहाँ पर एरर आ गया क्योंकि 10 से नीचे नहीं जाना और 20 से ऊपर नहीं जाना। इस तरह से हम अगर 50 लिख लेंगे तब भी आएगा लेकिन अगर मैं 14 लिख दूंगा तो आप देख सकते हैं इसका कलर रेंज में आ गया तो वो रेंज वाला कलर आ गया। इस तरह से हम यूज करते हैं इन रेंज एंड आउट ऑफ रेंज। नेक्स्ट हम देखते हैं रीड ओनली एंड रीड राइट।
अब रीड ओनली एंड रीड राइट भी CSS3 की वैल्यूज है, जिसमें हम किसी इनपुट फील्ड को जस्ट हम रीड ओनली भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं ये है जो हमारी जो फील्ड हमने की हुई थी। मैं अभी के लिए जो हमारी दूसरी सुडो क्लासेस लगी हुई है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ जिससे हमें इसका डिफरेंस पता चल जाए। मैं यहाँ पर रिमूव किया और यहाँ पर रिफ्रेश किया। अब देख सकते हैं ये फील्ड जो हमारी डिसेबल की हुई है मैं इसको रिमूव करके यहाँ पर जस्ट रीड ओनली लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर इसको रिमूव किया और यहाँ पर रीड ओनली लिख दिया। अब आप देखेंगे कि हम इस फील्ड में जस्ट कुछ भी लिख नहीं सकेंगे। मैं ऊपर वाली फील्ड में जैसे भी कुछ भी लिख सकता हूँ लेकिन नीचे वाली फील्ड में कुछ लिख नहीं सकता। इसमें जो भी वो हम पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर ये है कि वैल्यू डाल सकता हूँ। हम यहाँ पर इसमें वैल्यू डाल देते हैं हेलो और ये वैल्यू इसी तरह से लगी रहेगी। इसमें ना ही कोई चेंज आएगा और ना ही हम इसमें कुछ लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसकी सीसेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऊपर आकर हम लिख लेते हैं कि इनपुट जिनकी जिनकी जो टाइप है वो जस्ट रीड ओनली है उनका बैकग्राउंड कलर हम पिंक कर देते हैं। यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो अब देखना इसका जो बैकग्राउंड कलर पिंक हो जाएगा और इसका भी ये भी रीड ओनली होती है क्योंकि इसमें भी हम कुछ लिख नहीं सकते हैं। इसमें बस जस्ट फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा था रीड राइट जो बाई डिफॉल्ट होती है वो सब पर ही कलर लगेगा। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ रीड राइट और इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं रीड और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो बाकियों का कलर वीट हो जाएगा और इन दोनों का कलर पिंक हो जाएगा क्योंकि हमने रीड ओनली में पिंक किया हुआ। तो ये थी हमारे पास रीड ओनली एंड रीड राइट। नेक्स्ट हम वैलिड एंड इनवैलिड को पढ़ते हैं। अब सीसेस वैलिड एंड इनवैलिड हम किसी भी टैग में जैसे हमारे पास ईमेल का टैग है जिसमें कोई टैग आएगा जिसमें कुछ हमने वैल्यू लिखनी ही लिखनी है और प्रॉपर वे में लिखनी है एंड कोई टैग जिस तरह से हमने रिक्वायर्ड किया होता है मैं आपको यहाँ पर लगा कर भी दिखा देता हूँ। हम इनको रिमूव करते हैं और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इनपुट इनवैलिड लिखता हूँ और इनवैलिड एंड इसका जो इस पर हम बॉर्डर लगा लेते हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड एंड इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं जिस तरह से एरर सा लगेगा इसमें और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ बाकी तो रिमूव होगी लेकिन यहाँ पर ये देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर क्योंकि ये इनवैलिड क्यों क्योंकि हमने इसको रिक्वायर्ड किया हुआ है। इसके बगैर फॉर्म सबमिट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसमें कुछ लिखूंगा तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो कलर है वो हट गया क्योंकि अब ये वैलिड फील्ड होगी। और ईमेल में अगर मैं कुछ लिखूंगा तो ये हटेगी नहीं। क्यों क्योंकि इसको ईमेल चाहिए। ईमेल में आपको पता है कुछ भी लिखने के बाद @ आता है उसके बाद कोई भी कंपनी का नाम हम जीमेल लिख सकते हैं तो और देख सकते हैं यहाँ पर हट गया। इस तरह से हम इनवैलिड की सीएसएस भी कर सकते हैं और इसी तरह से हम वैलिड की सीएसएस भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वैलिड यहाँ पर हम अभी के लिए वैलिड लिख लेते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर जो बॉर्डर इसमें ग्रीन हम ग्रीन कर देते हैं एंड जो इसका बैकग्राउंड कलर हम रीड कर देते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ मैं आकर तो अब आप देख सकते हैं जो हमारी वैलिड फील्ड थी उसका कलर वाइट हो गया और वीट हो गया बैकग्राउंड कलर और जो इनवैलिड थी उनका कलर आप देख सकते हैं। ये डिसेबल और डिसेबल पर जो फील्ड नहीं लग रही जो रीड ओनली हमने किया होगा डिसेबल तो नहीं किया। मैं अगर यहाँ पर इसको हटाऊंगा तो इस पर भी लग जाएगा कलर हमारा बैकग्राउंड कलर। ये देख सकते हैं इस पर भी अप्लाई होगा। अगर मैं इसमें कुछ लिखूंगा तो इस पर जो वैलिड वाला कलर अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से अगर मैं ईमेल में भी @ लिखने के बाद कुछ लिखूंगा तो इसमें भी वैलिड का कलर अप्लाई हो जाएगा और अदरवाइज इनवैलिड का कलर रहेगा। तो ये हमारे पास होती है इनवैलिड एंड वैलिड। नेक्स्ट हम डिफॉल्ट को पढ़ते हैं। अब डिफॉल्ट इस तरह से काम करता है कि अगर हमारे पास कोई इनपुट की फील्ड में कोई डिफॉल्ट टेक्स्ट पड़ा हुआ है या फिर वो डिफॉल्ट सिलेक्ट है तो उसकी हम चीजें कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए और ये भी मैं आपको बता दूं जो डिफॉल्ट है वो जस्ट रेडियो के साथ काम करेगा चेकबॉक्स के साथ काम करेगा जो आप या फिर ऑप्शन के साथ काम करेगा जो हमारे सिलेक्ट के अंदर पड़ी होती है क्योंकि इसमें हमने एचटी में डिफॉल्ट वैल्यूज भी लगा सकते हैं। मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर आता हूँ। अभी हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं जो बाकी वाली हमने अप्लाई किए हुए थे इसको रिमूव कर देते हैं वैलिड एंड इनवैलिड को और ये आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर कोई भी हमारा जो चेक बॉक्स है सिलेक्ट लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब जैसे ही हमारा पेज रिफ्रेश हो तो क्रिकेट ऑलरेडी डिफॉल्ट सेलेक्ट हो। तो मैं क्रिकेट की इनपुट में आऊँगा। हम यहाँ पर क्रिकेट की इनपुट में आते हैं और हम यहाँ पर लिख देते हैं चेक और रिफ्रेश करता हूँ तो जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा ये चेक रहेगा। अगर मैं यहाँ पर इसको रिमूव करके दोबारा करूंगा तो ये दोबारा देख सकते चेक करेगा। इसके लिए हम यहाँ पर लगा देते हैं कि जो हम इन डिफॉल्ट के लिए भी सीसेस कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इनपुट लिखता हूँ और यहाँ पर हम डिफॉल्ट लिखते हैं कि जिसमें ऑलरेडी वैल्यू ना कोई पड़ी हो उसकी हम सीसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बॉक्स
तो यहाँ पर मैं बॉक्स शेड्यूल दे देता हूँ, क्योंकि आपको पता है जो हमारा चेक बॉक्स यहाँ पर रेडियो पर बॉर्डर तो लगता नहीं है, मैंने इसी वीडियो में देखा हुआ है शुरू में। यहाँ पर मैं बॉक्स शेड्यूल लगा लेता हूँ, उसी तरह से 0 0 0 3 पिक्सल पिंक कर देता हूँ। और अब देखना जैसे पेज रिफ्रेश होगा, ये बाय डिफॉल्ट था तो इसमें कलर लग रहा है, यहाँ पर नजर तो नहीं आ रहा है पिंक। मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं या बाय डिफॉल्ट। अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू थी, तो इसमें शुरू से बॉर्डर लगता आ रहा है। और जो जो हमारा बटन होता है ये भी बाय डिफॉल्ट ही होती है, तो उसमें भी बॉर्डर आ रहा है, एंड जो चेक बॉक्स है उसमें भी आ रहा है। ये हमारे पास होती है डिफॉल्ट। नेक्स्ट हम रूट को पढ़ लेते हैं, रूट किस तरह से काम करती है। रूट CSS की क्लास होती है जिसमें हम वेरिएबल बनाते हैं। इस पर आपने वीडियो बना दी थी, डिटेल में वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं मेरी वीडियो देखी तो आप मेरी CSS वेरिएबल की वीडियो देख लें। और यहाँ पर मैं आपको जल्दी में बता देता हूँ कि रूट किस तरह से काम करता है। हमने अगर वेरिएबल बनाना हो, हमने एक ही कलर या फिर एक ही बैकग्राउंड कलर को बार बार यूज करना हो, तो उसका हम रूट बना देते हैं। हम यहाँ पर रूट में लिख देते हैं मैं कोई भी हाइफन हाइफन मेन कलर लिख देता हूँ। भी मैं यहाँ पर जल्दी में आपको बता देता हूँ इसका मकसद क्या है। लेकिन अगर आपने डिटेल में मेरी वीडियो देखनी है तो आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, आप वहां से भी देख लेना। और वैसे भी मेरे चैनल में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है CSS की, उसमें भी आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर मैं H1 में लगा लेता हूँ इसी कलर को। हम यहाँ पर H1 में आकर लिख देते हैं कलर, और यहाँ पर एक वैर वेरिएबल होता है। वैर वेरिएबल में हम इस कलर को, इस कलर के नेम को डिफाइन करते हैं। और यहाँ पर मैं आकर रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर स्पेस को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर मैं आकर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका कलर ब्लू हो गया। इस तरह से हम रूट में भी वैल्यूज को रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने डिटेल में पढ़ना है कि रूट किस तरह से काम किस तरह से करते हैं, वेरिएबल में वैल्यू जाती किस तरह से है, तो आप मेरी वीडियो जाकर देख लें। तो इस वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल जो हमारी वैल्यूज थी सूडो क्लासेस के रिलेटेड, मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग सब बता दिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड न्यू डेवलपर के साथ शेयर भी करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लें या मुझे इंस्टा पर DM कर लें। देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।